अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ तो जजेस की तैनाती के ऊपर एक तनाज़े की शक्ल है, वकला भी एहतजाज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में नए जज भी तैनात हो रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर जजेस की तैनाती ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या सूरत हाल बनेगी वो एक कौमी इशू के तौर पर इस वक्त हमारे सामने है। बाज़ लोगों की राय यह है कि जो कुछ किया गया 26वीं आइनी तरमीम के बाद इसमें पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया का तस्वर ख़त्म हो जाएगा। बड़ा सख्त स्टेटमेंट है, लेकिन जजेस की तैनाती के लिए जो एक जुडिशल कमीशन का तस्वर सामने आया जिसमें सियासी लोग भी मौजूद होते हैं, अदलिया के लोग भी मौजूद होते हैं और वो वोट करते हैं कि किसको जज बनाना है। उसके बाद इससे बड़ा जो इशू सामने आता है कि जब वो आइनी बेंच की तश्कील दी जाती है तो उसमें गवर्नमेंट की जो सपोर्ट हमायत याफ्ता लोग हैं वो एक या दो वोटों से अक्सरियत पा के अपनी मर्ज़ी का बेंच तश्कील दे लेते हैं और वो वही बेंच होता है जिसने कल हुकूमत के केसेस में बैठ के सुनवाई भी करनी होती है। तो ये एक ऐसी मुतसादम कैफियत है जो होनी नहीं चाहिए। अदलिया की आज़ादी का तकाजा ये है कि कहीं से भी एग्जेक्टिव उसको इन्फ्लुएंस ना कर सके, ना बेंच की तश्कील में उनका कोई रोल होना चाहिए। इसका कहीं ना कहीं सूनर और लेटर हमें एक रास्ता निकालना पड़ेगा। इसका एक खमियाजा शायद फौरी तौर पर हमें ये नज़र आता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का एक मिशन पाकिस्तान आया है। उस मिशन ने पाकिस्तान में करप्शन और गवर्नेंस जैसे इश्यूज़ के ऊपर जायज़ा लेना और अपनी रिपोर्ट देनी है और वो रिपोर्ट पब्लिक भी होगी, शाया की जाएगी। लेकिन उसके जो नुकात हैं अगर वो सामने रखें तो पता ये चलेगा कि वो आज़ाद अदलिया जिसमें हमारे पहले ही दुनिया में कोई अच्छा नंबर नहीं है, हम नीचे से टॉप कर सकते हैं, कभी ऊपर तो करीब में भी नहीं आते। तो वो 3-4 जो उसके बड़े बड़े इश्यूज़ हैं वो आप सामने रखें तो वो 6 इश्यूज़ उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें मालियाती गवर्नेंस, सेंट्रल बैंक गवर्नेंस और ऑपरेशंस वगैरह उसका जायज़ा लेना है। फिस्कल सेक्टर की निगरानी है, जो मालियाती शोबा है, बजट के अखराजात कैसे होते हैं, डेवलपमेंट का फ़ंड जो है वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसका उन्होंने जायज़ा लेना है। मार्केट रेगुलेशंस को देखना है। फाइनेंस डिवीज़न और एफबीआर, स्टेट बैंक और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से मशावरत करनी है। ये यहाँ तक तो हो गया जी आपकी फ़ाइनेंस और स्टेट बैंक के मामला। इससे आगे चले जाएँ, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी का भी जायज़ा लिया जाएगा। अब ये वो मामला है कि जो अकल से थोड़ा मावरा मालूम होता है कि कानून की हुक्मरानी ये IMF ने क्यों जायज़ा लेना है, ये तो मेरा इशू है, पाकिस्तानी का इशू है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हो और सारा कुछ आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला हो। अदलिया की आज़ादी ये हमारे सियासी लोगों का, हमारा पाकिस्तानियों का, हर शहरी का ये चैलेंज है। IMF इसमें कहाँ से आया? इसलिए आया कि हम कुछ ऐसे अगर काम करते हैं, कुछ ऐसे लॉज बनाते हैं जो इंटरनेशनली नॉर्म्स से कंसिस्टेंट नहीं है, तो फिर दुनिया हमें देखेगी शक की नज़र से और कोई सवाल उठाएगा कि आपके लॉज जो हैं वो मुतसादम है, इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक नहीं रखते। जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। कभी हम IMF का सुनते थे कि अपोजिशन वालों से वो पूछते हैं नया प्रोग्राम करते हुए, लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, पूछेंगे कि आप फ़ैसले कैसे करते हैं। SCCP, इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून के साथ भी मुशावरत होगी। तो ये एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है आज के प्रोग्राम का। और हमारे साथ जो शुरका हैं प्रोग्राम में, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, डॉक्टर साहब वेरी वार्म वेलकम। इसके अलावा ऑन अब्बास बपी साहब हमारे साथ होंगे और मिफ्ता इस्माइल साहब सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी से, सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तारिक फजल चौधरी साहब, IMF किसी हद तक तो पाकिस्तान के मामलात में आता था, लेकिन ये तो इनग्रेस बहुत आगे चली गई। क्या इसमें हमारी कोताहियाँ, कमज़ोरियाँ वो शामिल तो नहीं है? कुछ ऐसे कवानीन आपने बना लिए हैं 26वीं आइनी तरमीम के बाद, सुप्रीम कोर्ट के साथ जो कुछ हो रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो ख़त लिख के भेज रहे हैं, वो इन चीज़ों को कंट्रीब्यूट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, गुजारिश है कि चंद चीज़ें जो आपने कही हैं अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में, उनसे मुझे ज़रा थोड़ा सा इख्तलाफ है बसद एहतराम। पहले आपने बताया कि ये जो माहौल आपको नज़र आ रहा है वकला के हवाले से, ये कोई कौमी इशू है। ये वो कौमी इशू नहीं है। 150 वकील अगर आपको सड़क पर नज़र आए आज इस्लामाबाद में, तो इट्स नॉट अ कौमी इशू। जितनी हमारी बार्स हैं वो आपकी बड़ी बार्स कौन कौन सी हैं? पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार और आपकी चारों हाई कोर्ट्स की बार, उन्होंने अपने आप को इस मामले से बिल्कुल लाताल्लुक़ रखा है। तो ये कौमी इशू तो हो ही नहीं सकता। और इस पर मैं थोड़ी सी बात और भी करूँगा कि देखें, अदलिया के हवाले से मैं ये कहूँगा कि आपने बिल्कुल सही कहा है कि हर मुल्क का अपना एक इंटरनल मैटर है। 26वीं तरमीम पे जो एतराज़ात हो रहे हैं उसमें बुनियादी तौर पे जो इस्तेहकाक पार्लियामेंट का था जजेस की तकर्री के हवाले से 18वीं तरमीम में, जैसे एक पाकिस्तान की बड़ी कामयाब तरीन जो है कंसेंसस के साथ पास किया गया पार्लियामेंट ने, उससे जो इस्तेहकाक दिया गया था पार्लियामेंट को जजेस तकर्री का, वो ज़बरदस्ती सुप्रीम कोर्ट ने छीना। 26वीं तरमीम ने वो इस्तेहकाक पार्लियामेंट को वापस किया। एज सिंपल एज इट इज़, इसमें कोई और दो राय नहीं है। बाकी अब देखें, ज़ाहिर है जो हमारे सियासी मुखालफीन हैं उन्होंने तो हर बात के ऊपर जो है वो सियासत करनी होती है, लेकिन आप अगर देखेंगे आज जो तकर्रियाँ हुई हैं, अब उसमें पंजाब किसी वजह से डेफर हुआ, शायद कंपटीशन सख्त था और दोबारा वो चीज़ें रिव्यू हों,
सिर्फ मेरिट प्रिवेल की है। आप देखें कि और वो सिर्फ मेरिट क्या था, सीनियरिटी। बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस वो बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वो बनते हैं, केपी के चीफ जस्टिस वो बनते हैं, सिंध के सीनियरिटी में टॉप 1 और 2 वो बनते हैं। और पहली दफ़ा एक सिंध रूरल से जो है वो एक जज साहब को सुप्रीम कोर्ट में जो है वो लाया गया। तो ये आप मुझे बताएं कि इसमें किस जगह आपको मेरिट की कोई खिलाफ वर्जी नज़र आती है? लेकिन सिर्फ चूंकि हम कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है, नजर आ रही है सर। मुझे आप मुझे बताएं कि हमेशा ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस की ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग की, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी थी उसको उठा के आपने साइड पे रख दिया। मैं आपको तो पहले तो आपने जो शब्द मारा है वो तरीकाकारी जो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री के हवाले से डाटा दिया, सुप्रीम कोर्ट का तो 26 से आनी इससे तो आप इत्तेफाक करते हैं ना, खतरे में डाल दिया सर। तमाम सीनियर मोस्ट लोग हैं, तमाम ऑनरेबल जस्टिस साहिबान जो हैं सारे काबिल एहतराम है, मैं खुद बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन तो सारे ही आपने बनाया, मैं तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि सीनियर मोस्ट लोग जो चीफ जस्टिस साहिबान है अपने रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस के, उनको प्रमोट किया गया। मंसूर अली शाह साहब सीनियर मोस्ट थे कि नहीं थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? यहाँ पे मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट थे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उनके साथ क्या किया आपने? नहीं, मैं आपको अर्ज करता हूँ, ये इख्तियार भी पार्लिमान का है कि वो जो तकर्री का तरीकाकार नहीं, तो फिर आप आर्मी चीफ को क्या कहेंगे? पिक एंड चूज। वो पिक एंड चूज नहीं है, आपने सीनियर मोस्ट लगाए थे ना, जनरल आसिम मुनीर सीनियर मोस्ट। आर्मी चीफ की तकर्री सीनियर इससे पहले जो होती रही है, इस दफा सीनियर मोस्ट हुआ। आपने कहा हमने सीनियरिटी का प्रिंसिपल लगाना है, उससे पिछली दफा क्या था, दूसरे तीसरे चौथे नंबर से कोई भी जो सीनियर तरीन नहीं, सीनियर शाह खबर साहब मारूफ मारे कानूनी हमारे साथ हैं। तो शाह खबर साहब, क्या अदलिया पाकिस्तान में आज़ाद है या हमारी कोशिशों से पहले से और ज़्यादा नीचे चली गई? देखिए, जो हमारी जो कॉम्पोजिशन है ना जी, इसको छोड़ दें कि वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुआ और किस तरह होता है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी जज ऑफ द हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट होते हैं उसकी एक क्वालिफिकेशन आइन में लिखी हुई है, ठीक है जी। जितने भी लोग अभी तक 26 जो हैं वो हाई कोर्ट के जजेस तो अभी तैनात हो चुके हैं तमाम सूबों में। अगर आप उनमें ये कहें कि वो कोई क्वालिफाई नहीं करता था या वो क्राइटेरिया मीट नहीं करता, तो ऐसा नहीं है। वो सारी क्वालिफिकेशंस मीट करते थे। उनमें ठीक है कुछ तैनातियाँ जो हैं वो इतनी ज़्यादा आइडियल भी नहीं हो सकती, लेकिन एटलीस्ट दे मेट द बेसिक क्राइटेरिया। इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट में अभी हुई है वो सारे क्राइटेरिया मीट करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कोई भी जज एक दफ़ा, मैं ये भी वजाहत कर दूँ कि एक बार कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए, वो कंफर्म जज हो, उसको एग्जीक्यूटिव हटा नहीं सकती जब तक कि वो एक तरीक़ाकार है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, अगर वो मिसकंडक्ट ना करे। तो इसलिए उनकी आज़ाद हैसियत बरकरार जज रख सकते हैं, अपने फ़ैसलों पे बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि उनकी जो तनज़ली है वो एग्जीक्यूटिव के डोमेन में नहीं है, वो टोटली जुडिशल डोमेन में है। सर, तो इसलिए आईनी तरमीम ने जो एक आईनी बेंच का तस्वुर दिया और जिस तरीके से बैठ के उस आईनी बेंच की तश्कील की जाती है जिसमें गवर्नमेंट के लोग, सियासी लोग भी साथ बैठे होते हैं, तो वोटिंग से वो एक बेंच मुंतखब करते हैं जो कल हुकूमत के केस ही सुनता है। तो मेरे तो अक्ल से बाला है कि ये कैसे आपने एक बेंच बना लिया और कल हुकूमत, ये कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है। आप अमेरिका का आइन देखें, अमेरिका का मेरी बात सुन रहे हैं ना, देखें वहाँ पे क्या होता है। वहाँ पे 52 स्टेट्स हैं, 51 जितनी भी हैं, उनमें अपना एक तरीक़ाकार है कि उनकी अपनी हाई कोर्ट है, हर स्टेट की अपनी सुप्रीम कोर्ट भी है। उसमें उनके जितने भी सिविल, क्रिमिनल, फैमिली, कमर्शियल मैटर्स वो उधर डील हो जाते हैं। वहाँ पे जो उनकी सुप्रीम कोर्ट है वो 9 जजेस हैं 52 स्टेट्स के, और वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते वो। बात यह है कि ये एक बात बड़ी बहस चली आ रही थी, आज से नहीं बहुत अरसे से, जो जुडिशल एक्टिविज़म था। उन्होंने आपने देखा है कि जुडिशल एक्टिविज़म में हुआ क्या क्या। एक आपके वज़ीर आज़म को सज़ाए मौत दी गई, 2 वज़ीर आज़म को जुडिशल ऑर्डर से निकाला गया। उसके बाद आपके प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, अभी उसका गज़ट नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, उसको जुडिशरी ने जुडिशल एक्टिविज़म में उसको पहले सस्पेंड कर दिया। उसके बाद जो बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स थी जो कि जुडिशल ओवर रीच था, उस पे फिर पार्लियामेंट ने यह महसूस किया कि अब हमें भी थोड़ा सा एक्टिविज्म होना चाहिए। वो एक एक्सट्रीम से निकल के हम दूसरी एक्सट्रीम पे चलेंगे। देखिए बात यह है कि जो जुडिशल, आप जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की बात कर रहे हैं, जब 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदा तैयार हो रहा था, जो हुकूमत ने मुसवदा तैयार किया था उनके इत्तेहादियों ने, उन्होंने अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके ऊपर आपके जो पीटीआई है
उसमें जो आप मुतमईन है? सिर्फ एक जुमले में ये बता दें, आप मुतमईन है? पहले बात सुन लेना जी। मैं अभी कोई जजमेंट नहीं दे रहा। अब उसमें ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट था, ये पीटीआई ने दिया था, जो कि मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि ठीक है, हमने उनको ऑन बोर्ड लिया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। मैं आपको एक बात बताऊं, ये अभी शुरू में आपको ये एबनॉर्मेलिटीज़ नज़र आ रही हैं। आप यकीन करें कि अगर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे चला, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एक बेंच सुने, बाकी जो हैं ऑर्डिनरी केसेस जो हैं, वो जो लोगों के असल केसेस हैं, वो भी चलना शुरू हो जाएं, और अब जजेस की तादाद भी बढ़ रही है। ये आहिस्ता आहिस्ता ये एक्लामेटाइज लोग हो जाएंगे। और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस हैं, उनको भी किसने बनाया है? उनको भी मिफ्ता इस्माइल साहब ऑफ पाकिस्तान ने बनाया है। सर आप तो बताइएगा, उनकी एक तरफ integrity- इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आके तो हमारा जायज़ा ले रहा है कि हमारी अदलिया आज़ाद है कि नहीं, कानून की हुक्मरानी है कि नहीं, और 26वीं आईनी तरमीम और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ उसके बाद तो मुझे लगता है कि मामला हमारे बहुत ज़्यादा इंप्रेशन वाइज तो बहुत बुरे जाएंगे इंटरनेशनली। जी नदीम भाई देखें, ये जो आईएमएफ पाकिस्तान आ रहा है, ये पिछली जो करंट जो हमने आईएमएफ का जो एग्रीमेंट किया था, उसमें हमने एक ये कहा था कि आपको हम एक्सेस देंगे कि आप अपनी टीम भेजें और हमारी गवर्नेंस और करप्शन और दीगर चीज़ों पे आप अपना एक मिशन भेजें और उसके ऊपर एक रिपोर्ट जुलाई 2025 में शाया करें। तो ये इस पस मंज़र में या इस रेलेवेंस में आ रहा है पाकिस्तान, और ये इसकी रिपोर्ट शाया होगी। तो इस वक्त ये जो हमारा करंट प्रोग्राम है, इस पर सिर्फ इतनी सी बात है कि ये रिपोर्ट शाया होगी। लेकिन मेरा ये ख्याल है, आई कुड बी रॉन्ग, कि इस रिपोर्ट में फिर कुछ रिकमेंडेशंस आएंगी जो अगली किस्त तक जो है ना, फिर वो आईएमएफ अपना स्ट्रक्चरल बेंचमार्क कर देगी। तो अभी तो ये कुछ नहीं कहेंगे, पहले रिपोर्ट आएगी, फिर उस पर बहस थोड़ी सी करेंगे, और उसके बाद फिर ये अक्टूबर नवंबर में शायद कभी ये कहेंगे कि यार इसको भी स्ट्रक्चरल बेंचमार्क कर दो। लेकिन जाहिर है कि जब हम अपने खुद ही अपने आइन के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो फिर दुनिया जो है वो हमारे ऊपर उंगली उठा सकती है। तो ये हमारी अपनी कोताहियां हैं साहब। लेकिन आज तक कभी ऐसे हुआ नहीं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आके आपसे कहे कि आपकी अदलिया आज़ाद है कि नहीं, कानून की हुक्मरानी है कि नहीं। इन एरियाज में कभी आईएमएफ घुसी नहीं। वो तो स्टेट बैंक के ऊपर बड़ा फोकस होता था, तो यहाँ तनकीद होती थी। जी देखिए, 1997 का ये आईएमएफ का एक वो था जिसको 2018 में इन्होंने ऑल्टर किया है, और इसमें क्योंकि हम बोरोइंग कंट्री हैं तो वो हमारी गवर्नेंस पे बात कर सकते हैं। अब गवर्नेंस पे बात कर रहे हैं, और नॉर्मली वो गवर्नेंस से मुराद रेगुलेशन होती, स्टेट बैंक होता, फिर जब से ये फैटफ वगैरह बात शुरू हुई तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब जो है वो हमने एक वो अल्लामा इकबाल का मिसरा है ना कि शाख नाजुक पे हमने एक आशियाना बनाया तो वो देर पार नहीं रहता, तो हमने भी तो शाख नाजुक पे आशियाना बनाया। तो ये शाह साहब ने बड़ी तारीफ़ कर दी, अमेंडमेंट की, और अल्लाह करे ये जिनकी बातें सही निकलें। लेकिन सच्ची बात है कि हम सारी हकीकत जानते हैं कि ये जो कानून है या कोई भी कानून इस हुकूमत ने इसलिए पास नहीं किया कि आवाम को आसानी से इंसाफ मिले। कोई भी चीज़ हुकूमत ने इसलिए नहीं की कि आवाम के लिए बेहतरी हुई, तो अपनी आसानी के लिए कर रहे हैं। सच्ची बात यह है, और शाह साहब की बात में खावर साहब की बिल्कुल बात सही है, शाह खावर साहब की, कि जुडिशल एक्टिविज़म हुआ है, बिल्कुल उसमें हुआ है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप पूरी जुडिशरी के हाथ पैर काट दें। ऐसा ये मतलब नहीं कि आप अपना मनपसंद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना के अपने उसके चेयरमैन बना दें। और ये नहीं कह सकते आप कि जब सीनियर मोस्ट करें तो आप बोलें देखो हमने मेरिट पे करा है, सीनियर मोस्ट हैं, और जब नहीं करा तो हमने कहा तो कोई बात नहीं। कंसिस्टेंसी नहीं है। एक मरतबा आप जज लगाएं, मैं एकदम एग्री करता हूं कि पार्लियामेंट का इख्तियार होना चाहिए, जजेस का इख्तियार नहीं होना चाहिए कि नया जज कौन लगे। लेकिन एक मरतबा एक जज लग जाए तो फिर अनलेस ही इज डन समथिंग रॉन्ग, लेट हिम कम अप थ्रू द रैंक्स। उसके अंदर फिर हमको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और मिफ्ताह साहब, जो बेंच की तश्कील है उसके अंदर भी अब सियासी लोगों का रोल है। मुझे तो ये इस पे इतराज़ है ही नहीं है कि सियासी लोग जज तैनात करें, करना चाहिए उसमें हेयरिंग करें, सुने। लेकिन बेंच की तश्कील तो सियासी लोगों का काम ही नहीं है सर। सर मैं तो मेरी तो सर गुजारिश ये देंगे सर, हमने ये देखा है कि साकिब निसार साहब अपनी मर्ज़ी की बेंच बनाते थे, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपनी मर्ज़ी की बेंच बनाते थे, और सच्ची बात ये है कि मावरा आइन फैसले भी देते थे। ठीक है, ये अपनी मर्ज़ी चलती थी इन लोगों की, तो ये भी गलत है। और जैसे अमेरिका की ये बात कर रहे थे शाखावर, तो 9 के 9 जजेस जो हैं वो हर बेंच में होते हैं।
वो हर बेंच में 9 के 9 जजेस होते हैं। तो आप इस तरह ऑटोमेटिकली कर दें कि 1, 15, 16 जो है एक बेंच होगी, 2, 14 और 13 एक बेंच होगी, ऑलरेडी पहले से फैसले कर दें, फिर जो जज इधर होगा तो उधर रैंडमली आ जाएगा। या आप रैंडमली बेंच कर दें, या आप 3 लोगों की कमेटी जो पहले बनाई थी, जिसको बिल्कुल सही कह रहे हैं शाह साहब के वो हमारे जज साहिबान ने इत्तला होने से पहले इसको वो कर दिया, फिर इसके बाद हुकूमत ने वो चीज़ वापस ले ली क्योंकि अब 3 में से 2 जज इनके नहीं रहे। सच्ची बात यह कि ये मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस मुल्क में हुक्मरानी कानून की हुक्मरानी ना हो, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें कर सकते हों लोग, उस मुल्क में मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। और शाह साहब ने एक बात फरमाई कि पार्लियामेंट ने ये महसूस किया कि जुडिशल एक्टिविज़म हो रहा है। सर, माजरत के साथ पार्लियामेंट ने ये महसूस नहीं किया, कहीं और ये एहसास हुआ है, और पार्लियामेंट को तो कह दिया गया ये रात के अंधेरे में आइन की तरमीम पास हुई है। बप्पी साहब, आपकी जमात के ऊपर शाह साहब ने कहा कि आपकी तरफ से ये तजवीज़ आई थी कि आइनी बेंच बनाते हैं, अलहदा से अदालत नहीं बनाते, तो आप तो बराबर के कसूरवार हैं। फिर ये जो कुछ हो रहा है, आप तो एहतजाज क्यों कर रहे हैं? आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, पहले तो मैं बता दूं कि जो तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा ना कि ये कौमी इशू नहीं है, ये वाकई कौमी इशू नहीं है, क्योंकि इस आइनी तरमीम का कौम से, कम अज़ कम कौम की फलाह से तो कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि अब ये बैनुल अक़वामी इशू है, क्योंकि IMF इसमें इन्वॉल्व हो गया। और यकीन जानिए, ये जो 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो जुडिशरी का इस वक्त हाल है, मुख्तलिफ पोलिटिकल जमातों ने अपनी ही जमातों के लोगों को कि ये वकील हमारा है, ये वकील है, उनको एक कंसेंसस बिल्ड कर दिया और उनको वहाँ पे वोटिंग कर दी। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। आज से 4 दिन पहले जब पंजाब के हवाले से उन 9 जजेस की सिलेक्शन हो रही थी, तो उसमें जो पैनल बैठा था उसमें 9 लोग एक साइड पे थे और 2 लोग एक साइड पे थे। 2 लोग में बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर साहब थे, और बाकी 9 लोग गवर्नमेंट के थे, जिसमें फारूक नाइक साहब भी होंगे, आरम तारण भी होंगे, अटॉर्नी जनरल होंगे, और एक साइड बैठी थी चीफ जस्टिस साहब बैठे। जब उन 9 लोगों को पेश किया गया तो 9 एक साइड के लोग बैठे थे, उन्होंने सबके ऊपर एग्री किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आज से हफ्ता 10-15 दिन पहले एक कंसेंसस बिल्ड किया गया। जब एक का नाम पेश किया तो वो 9 के 9 उसके ऊपर हाँ करते थे। एक डिसेंटिंग वोट किसकी तरह, यानी कि अगर फारूक नाइक साहब के बंदे का नाम लिया तो आजम तारानी का जबरदस्त, वो सारे काबिल एहतराम जज हैं, उनको मैं नहीं इस तरह चाहूंगा कि उनको टैग करें हम, वो सारे हमारे काबिल एहतराम है, इज्जतदार लोग हैं और इंसाफ करेंगे। मुझे तो उस तरीकाकार के ऊपर इतराज है जहां सियासी लोग बैठ के ये फैसले करेंगे कि ये करना और ये नहीं करना। मुझे जी मैं आपको बता, मुझे प्रोसेस के ऊपर एतराज़ है, मुझे क्रेडिबिलिटी पे एतराज़ नहीं है। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ कि जस्टिस आमिर फारूक साहब को प्रमोट कर दिया गया, आर्जी तौर पे जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट में जज लगा दिया। अब अल्टीमेटली क्या होगा कि एक और जज आ जाएगा और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट अपने हिसाब से बनाई जाएगी। फिर आज बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर ने इसी बात बन चुकी है सर, जो सबसे बड़ा इशू ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट चेंज हो चुकी है। 2 नए जजेस के आने के बाद, 3 जजेस के आने के बाद सीनियरिटी लिस्ट चेंज हो गई है। तो आमिर फारूक साहब ऊपर चले गए, मियां गुल हसन एक्टिंग पे आ गए, तो पीछे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब वो ओपन है फील्ड, जिसको मर्जी वो लगा ले। नहीं, वो जस्टिस सरफराज डोगर साहब वहाँ तशरीफ ला, जो मोस्ट लाइकली वहाँ पे प्रमोट हो जाएंगे, जो मुल्तान से चले गए। लेकिन हैविंग सेड दैट, आज जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह ने और बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर ने, इन 4 लोगों ने इसी सीनियरिटी लिस्ट से वॉकआउट किया। आप थोड़ा टाइम दें, लेकिन क्योंकि पूरी 26वीं आइनी तरीम सिर्फ एक प्रोसेस के लिए बनाई गई थी कि कैसा ऐसा एक फुल कोर्ट बनाया जाए, क्योंकि खान साहब के कोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाने, अल्टीमेटली हर चीज़ का फैसला फुल कोर्ट में जाके होना है। सो पूरा प्रोसेस 26वीं आइनी तरीम का कि आज इस प्रोसेस पे खड़ा हो गया जिसमें कोई एतराज़ नहीं कर सकेगा। मैं तो हैरान हूं कि जिस तरह जजेस चौधरी साहब, ये इतराज़ात जो बप्पी साहब ने उठाए हैं, ये बहुत से वकील भी यही इतराज़ उठा रहे हैं। हमारे साथ गुजारिश ये है कि सेनेटर साहब ने जो बात की है बैनुल अक़वामी इशू, शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि जजेस तानियाती के ऊपर जो है वो अमेरिका के सदर का थोड़ी देर में ट्वीट आ रहा है, क्योंकि इनका तो लेवल ही डिफरेंट है ना, सोच ही डिफरेंट है। मेरे भाईजान IMF का भी हमारे मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो बता चुके हैं कि वो किस एंगल से वो बात हुई है और क्या एंगल वो देखना चाहते हैं। हमारे जो भी कौमी इशूज़ हैं, आप गवर्नमेंट में रहे हैं, हम हैं, इसमें अगर कोई बैनुल अक़वामी मुदाखलत किसी हवाले से भी होगी तो उसमें हम एज ए नेशन हम उसको कंडेम भी करेंगे, और आपको बीइंग अपोजिशन भी उसे करना चाहिए। लेकिन IMF वाला मामला कोई इंटरवीन करने वाला हमारे इंटरनल मैटर्स में है नहीं। दूसरी बात ये फरमा रहे हैं जी जनाब कर रहे हैं वो सर, नहीं, वो उसकी रीज़न मिफ्ता साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बताई है। उन्होंने ये भी बताया कि नवंबर तक वो हो सकता है कि इसको स्ट्रक्चरल बेंचमार्क बना दें। नहीं, ये मेरा ख्याल है कि आप बहुत आगे की बात कर रहे हैं। जब रिपोर्ट आएगी तो नेक्स्ट स्टेप वही होता है सर, वो होगा नहीं, क्योंकि उस तरह की कोई बात है नहीं कि आप उसमें कोई फिंगर पॉइंटिंग कर सकें।
जो आपने फरमाया ना जनाब के अपनी मर्जी के लोग जो भी बात हो रही ज़माने है। में सर स्टेट बैंक के रिव्यू के लिए आया करते थे, तो हम कहते थे कि ये मॉनेटरी पॉलिसी तो हमारा काम है, यहाँ कहाँ आएंगे, एक्सचेंज रेट पॉलिसी डिटरमिन करना हमारा काम है, सर, कहाँ मुझे आएंगे। आप ये बात अब बताएं। उन्होंने पूरा स्टेट बैंक आपके वफाक से परे कर दिया, ऑटोनॉमी उन्होंने कहा ऐसी सर, होगी कि आप चले, इसको आदमी अच्छी नहीं बात लगाएंगे। है, इंटरनेशनल जो क्या कहते हैं जो नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक अगर हमारा अब स्टेट बैंक IMF की ज़्यादा सुनता है, वफाक की कम सुनता है। सर ये भी आपकी अपनी एक दी हुई स्टेटमेंट है, मैं आप इस पे बहस प्राइम नहीं मिनिस्टर कर ऑफ सकता। पाकिस्तान ने कहा मैं- था 2 से 3% पॉलिसी रेट नीचे आना सर, चाहिए। आपकी बात का अगर कहा जवाब था कि दे नहीं, दूं- प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिकली स्पीच में कहा था 2 से 3% नीचे आना चाहिए। आपके स्टेट बैंक ने किया नहीं सर, किया? नहीं, स्टेट बैंक की जाहिर है उनकी एक एडवाइस थी, स्टेट सुनते बैंक उधर कितनी हैं, कर सका। वाशिंगटन से सुनते हैं। नहीं, एग्जेक्टिव ऑर्डर तो नहीं दिया ना, अगर एग्जेक्टिव ऑर्डर देंगे तो वो तो ज़ाहिर है उसका तरीकाकार और होता है, वो तो ख्वाहिश का इजहार होता है कि मैं चाहता हूँ ये मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस ये हो, फलां की ये हो, इस इदारे का काम ये हो। ब्रेक उसमें की कई- बात, ब्रेक ले लें, इजाजत है, ब्रेक ले लें। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। ताला तारड़ साहब ने अभी एक अपडेट शेयर किया है, वो कहते हैं कि रिमिटेंसेज जो हैं जनवरी के महीने में उसमें 25% इजाफा हुआ है। रिमिटेंसेज एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है कि जो 7 माह में कम व बेश 21 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर पर मंथ, $20.8 बिलियन टू बी एग्जैक्ट। तो ये वो एरिया है जो पाकिस्तान को इस वक्त एक्सपोर्ट्स में खातिर खा जो इजाफा नहीं हो रहा, उस कमी को हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं अपनी रिमिटेंसेज से इस वक्त बचा रहे हैं, विच इज़ वेरी पॉजिटिव साइन। शाह खबर साहब, ये जो लड़ाई है इस वक्त अदलिया वाली, ये खुश उसलूबी से मामला तय पा जाएगा? क्योंकि आज भी जस्टिस मंसूर अली शाह वो एहतजाजन वॉकआउट किया उन्होंने, जस्टिस मुनीब ने किया, फिर दोनों PTI के जो अरकान थे उन्होंने किया। तो ये मामला दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त रास्ता तो ये होता है कि वहाँ कंसेंसस इवॉल्व कर लेते। देखिए, कंसेंसस हो जाए तो सबसे बड़ी अच्छी बात है, और इस तरह जो थोड़ी सी डिवाइड जो नज़र आती है अदलिया में, वो ख़ुद उस अदलिया के इदारे के लिए बेहतर नहीं है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है, देखें, आप भाई भी हो, उनका भी आपस में इख्तलाफ हो जाता है, लेकिन वो इख्तलाफात उनको अंडर वन रूफ प्राइवेटली डील करने चाहिए, ठीक है। अब ये जो एक ख़त लिखने का सिलसिला, और ख़त लिखना भी कोई, मैं समझता हूँ, बुरी बात नहीं है। अगर वो 6 जजेस ने भी पहला ख़त लिखा था, उनके ग्रीवेंसेस थे, लेकिन मेरा उस पर थोड़ी रिजर्वेशन ये है कि उसको आप पब्लिक ना करें। सर 6 जजेस के बाद जो दूसरा मामला हुआ है ना, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की तैनाती हुई है, उसके ऊपर मुलाकात और फिर उसके ऊपर भी खत, जी, वो भी ठीक है। अभी रिसेंटली 5 जजेस ने खत लिखा, जी वही 5 जजेस ने खत लिखा। ठीक है, वो ज़रूर आप लिखें, आप अपनी रिजर्वेशंस बिल्कुल वॉइस करें, लेकिन अब आप उसको अभी सुप्रीम कोर्ट में या जिसको भी आपने लिखा है वहाँ पे पहुँचा नहीं है, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पे वो जो है वो वायरल हो गया। आपके ख्याल में जब 3 जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंडक्ट किए गए हैं, तो जो पहले से मौजूद जज थे उनकी सीनियरिटी को कंप्रोमाइज़ करना ये हाँ, दुरुस्त था? ये नदीम मलिक साहब, मैं आपको बताऊँ, ये एक इशू है। ये इशू है ना। उसकी वजह ये है कि आर्टिकल 200 जो है जिसके तहत ये ट्रांसफर्स हुई हैं, वो प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट हुआ हुआ है। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जिन जज साहिबान ने उस सीनियरिटी को चैलेंज किया हुआ है, क्योंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये 3 जजेस के ट्रांसफ़र के बाद एक सीनियरिटी लिस्ट इशू कर दी, उससे बहुत ज़्यादा जो है वो एक फ़र्क पड़ा। जो सीनियर मोस्ट प्यूनी जज थे वो दूसरे नंबर पे आ गए, क्यानी साहब, मियां गुल हसन। अब देखिए, अब उसका प्रोसेस है ना, अब वो उन्होंने चीफ जस्टिस को उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। अब मेरा ख्याल है कि उस पर काम हो रहा है, उस पर जो भी तरीक़ाकार होगा। नतीजा तब आए जब काम हो चुका और नई अपॉइंटमेंट भी होगी हो, तो फिर उसका क्या फायदा? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए, इस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आ गए। अच्छा, एक बात मुझे नहीं समझ आई कि जस्टिस मियां गुल हसन को आपने एक्टिंग जज क्यों बनाया है? एक्टिंग जज जो होता है वो अगेंस्ट वेकेंट पोस्ट होता है कि फॉर द टाइम बीइंग। तो आप जब एक प्रोसेस शुरू किया हुआ है, आपने परमानेंट जजेस बना रहे हैं, तो मुझे उसकी समझ नहीं आ रही कि उनको क्यों। गुल हसन अगर ये चाहें कि मैं नहीं जाता है, नहीं, उनकी चॉइस नहीं, उनकी चॉइस नहीं है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट का इख्तियार है, होता वो टेम्परेरी है। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो दो काम एक चीज इंपॉर्टेंट ये है तो निकल गए ना कि अब उधर वहां पे किसी को, जब तक चीफ जस्टिस अपॉइंट नहीं होते, वहां पे किसी को एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाना है। वो भी प्रेसिडेंट का प्रीरोगेटिव है कि वो अमंग्स्ट द अदर जजेस, अगर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट का पोस्ट वैकेंट है या किसी वजह से, तो फिर एक्टिंग लगा के तो उनके साथ तो हाथ हो गया ना सर, वो तो उधर से चीफ जस्टिस हो सकता है, लग जाते। लेकिन बहरहाल ये है कि उनकी जो सीनियरिटी का इशू है वो बिल्कुल, चाहे वो जुडिशरी की एग्जीक्यूटिव साइड पे हो या जुडिशल साइड पे हो, उसका वो डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मिफ्ता साहब, ये जो IMF वाला मामला है, दोबारा इसकी तरफ मैं फिर आपको लेके जाना चाहूँगा।
आम तौर पर जब ये शुरू करते थे, मैं कोई 1990 से इनको कवर कर रहा हूँ, तो ये मामला शुरू में ऐसे ही शुरू होता है कि एक रिव्यू रिपोर्ट बनाने लगे हैं। ग्रेजुअली वो रिव्यू रिपोर्ट जो है वो किसी मिशन की मीटिंग्स पे जाके मुंतज होती है। मिशन की मीटिंग के बाद आप नया प्रोग्राम करते हैं, तो फिर वो जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स बनाते हैं उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होना शुरू हो जाते हैं। आपका एग्रीकल्चर टैक्स इसी तरीके से आया, आपकी ये हुंडी हवाला से जो पैसे जाते थे वो इसी तरीके से इनकॉर्पोरेट हुए। स्टेट बैंक की इटॉनमी हो, गवर्नर कितना इंडिपेंडेंट होगा, एक्सचेंज रेट कितना वफाक से डी लिंक्ड मामला होगा, ऑटोनॉमी होगी, सब चीज़ें ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आई थी। अब ये जजेस की तैनाती और आपकी जुडिशल इंडिपेंडेंस भी ऐसे इनकॉर्पोरेट होने वाली है। देखिए नदीम भाई, सच्ची बात यह है कि अगर हमको अपनी फॉरेन पॉलिसी या अपनी इंडिपेंडेंस या सॉवरेंटी को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट करना है ना, तो आईएमएफ जैसे इदारे से आपको जान छुड़वानी होगी और आपको कुछ अरसे तक कुछ अपने वसाइल में भी रहना पड़ेगा, जो आजकल हम तकरीबन रह ही रहे हैं। लेकिन हमको जो फंडामेंटल रिफॉर्म्स करने हैं, जो ये हुकूमत नहीं कर रही, वो करने ज़रूरी हैं। जब तक आप अपनी मईशत को एक पैर पे नहीं खड़ा कर सकते, अपने पैरों पे, आपको दुनिया बताती रहेगी कि भाई ये करो वो करो। अब ये वाली जो बात है, इसको छोड़ दें कि पीटीआई के जो लोग हैं वो दुनिया भर में क्या बातें कर रहे हैं, चाहे वो जीएसपी प्लस के बारे में हो या दीगर बातों, उन सब चीज़ों को एक तरफ साइड पे रखें। और जीएसपी प्लस में भी मसला है, आप जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स कह चुके हैं कि आप लोग मिलिट्री कोर्ट्स में क्यों ट्रायल करते हैं वगैरह वगैरह। मिलिट्री सर उसका जुलाई में रिव्यू ड्यू है, क्योंकि अब सर उसका जुलाई में रिव्यू ड्यू है, जून जुलाई के महीने में उसका भी रिव्यू ड्यू है जीएसपी का। तो क्योंकि हम एक गरीब मुल्क हैं तो दुनिया हम पे थोड़े से उंगली उठा सकती है। और फिर हम ये जो करते हैं ना, देखिए मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अभी कल परसों ये केजरीवाल साहब हैं, अरविंद केजरीवाल, बम्बई दिल्ली के अंदर इलेक्शन हार गए। उन्होंने कहा मैं इलेक्शन हार गया, मैं हार मानता हूँ, जीतने वाले को मुबारकबाद देता हूँ, खुदा हाफिज़, अगली मरतबा फिर इलेक्शन लड़ लेंगे। ये जब तक ताकत हमारे बहादुरी हमारे लीडरों में नहीं आएगी कि वो ऑब्वियस हार को नहीं माने, और आप 17-17 सीटें जीत कर अगर मुल्क में हुकूमत करेंगे, तो फिर ये सारी चीज़ें वहाँ से शुरू होती हैं। वो वहाँ की एक जो बुराई है ना, उसको छुपाने के लिए कि ट्राइब्यूनल में फैसले ना हो, ये ना हो, वो ना हो, तो ये सारी बुराइयाँ ये कैस्केड हो रही हैं। वो हमको इब्तदा जो है ना उसको ठीक करनी होगी। और हमको कहीं ना कहीं सच्ची बात है कि देखें, ये जो आपने बात की कि कंसेंसस होना चाहिए कि भाई 4 तुम्हारे मर्जी के जज ले लो, 2 हमारी मर्जी के जज ले लो और कर लो। मतलब मुझे बताएं कि ये करने की क्या। लेकिन मिफ्ता साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले तो ये इल्ज़ाम आयद करते थे, पीटीआई वाले तो ये इल्ज़ाम आयद करते थे कि मौजूदा हुकूमत 17 सीटें हैं इनकी और हुकूमत बना के बैठे हैं। आपने भी अभी कहा 17 सीटों वाले हुकूमत में बैठे हैं, ये बड़ा सख्त इल्ज़ाम है, कोई पीछे इसके बुनियाद भी होनी चाहिए। सर मेरी बात, सर गुजारिश ये है नदीम भाई कि हम मिनहासिल कौम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन सच्ची बात है कि 17 नहीं होंगी, 18 होंगी, बहुत तो 20 होंगी, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं है ना, नहीं थी ना। अब ये बातें तो सारी खुली बात है ना। अब हम क्यों एक तो गुनाह कर रहे हैं, एक तो पहले गलती करी फिर उसके ऊपर झूठ बोल के गुनाह भी करें। तो बात तो सच्ची ये है। मतलब अगर पीटीआई वालों को ऐसे बराबर करने के लिए मैं बता दूं कि 10 साल जो है ये फ़ौज की बलबूते पर सियासत करते रहे। 2014 का धरना एकदम इलीगली और अनएथिकल और इमोरल और एंटी डेमोक्रेटिक धरना था। तो पीटीआई वाले जो है, जब तक फ़ौज इनके साथ थी तो फ़ौज सबसे ज़्यादा जमहूरी थी बाजवा साहब, और जिस दिन बाजवा साहब ने निकाला उस दिन इनको मीर जाफ़र भी बोला, मीर सादिक भी बोला, पता नहीं और क्या क्या बोला। तो पीटीआई वाले भी कोई दूध में नहाए हुए नहीं हैं, इन्होंने भी 1000 गलतियाँ की हुई हैं। लेकिन इस वक्त जो है, लेकिन ईमानदारी की बात यह कि इलेक्शन में वो बहरहाल जीते थे। बप्पी साहब, अब आपके जमात के दोनों जो वहाँ नुमाइंदे थे, बैरिस्टर गौहर भी और अली ज़फ़र साहब भी, वो एहतजाज करके बाहर निकल आए। अब एहतजाज से तो मसला हल नहीं होता, दूसरों के पास अक्सरियत थी, दोनों जज भी उठ गए, एहतजाज कर लिया, 4 रुकन बाहर आए, उन्होंने जज फिर भी तैनात कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में 6 जज भी आ गए, एक एक्टिंग जज भी लग गए। तो आप लोगों का रोल तो फिर इसका मतलब है मार्जिनलाइज हो चुका है, आप कुछ नहीं कर सकते। मलिक साहब, हमारा रोल वैसे इतना खास है भी नहीं। आज से कोई तकरीबन 10-15 दिन पहले जब पीका ऑर्डिनेंस आया था तो उस वक्त हमने एहतजाज किया और एहतजाज करके हम वॉकआउट करके साफ़ी बिरादरी के साथ बाहर चले गए। तो बाद में पे इल्ज़ाम लगाया, देखें जी आपने वॉकआउट किया, पीछे वो वोटिंग हुई और वो जीत गए।
अब टोटल सेनेट में हमारे बंदे ही टोटल 12 या 15 हैं, जिसमें हाउस जो है ना कोई 80 के करीब है, तो बाकी 60 लोगों के मुकाबले हमारा क्या वोट फर्क पड़ता है। तो आज बैरिस्टर अली जफर का या बैरिस्टर गौहर साहब का वहाँ से बाहर चले जाना एटलीस्ट सिंबॉलिकली जस्टिफाई तो करता है। एक फेस सेविंग जो की जा रही है पाकिस्तान या दुनिया को दिखाने के लिए, पाकिस्तान बड़ा प्रोसेस हो रहा है जनाब, JCP काम कर रही है और बड़े ज़बरदस्त किस्म के जज सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है, कम अज़ कम उसके ऊपर सवालिया निशान तो बन जाता है। उस प्रोसेस बोर्ड के 2 वोट उसके अगेंस्ट देने से व्हाट पर्पस इट सर्व्स इट, वी ऑल नो इट के पास। अभी जैसे ये मिफ्ता साहब ने फरमाया कि अब ये जो जैसे गुल हसन औरंगजेब को उठा के एक्टिंग जज लगा दी, अब प्रेरोगेटिव किसका? सदर पाकिस्तान। सदर पाकिस्तान कौन है? वो जो 9 लोग बैठे हैं वो और सदर पाकिस्तान। आई मीन एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है। कैसे? इसको उठा के यहाँ लगा दो, ये एक्टिंग जज बन जाएगा और अल्टीमेटली स्लॉट खाली हो जाएगी। यहाँ से मुल्तान से एक बंदे को मूव करके इस्लामाबाद भेज दो, वहाँ पे वो चीफ जस्टिस लग जाएगा। उसके बाद क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी है, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बनी है, उसमें किसको लेके आना है? अल्टीमेटली सारा सिस्टम एक शख्स को बिठाने के लिए, इमरान खान को बिठाने के लिए बनाया जा रहा है। ये पूरा जितना भी मेला रचाया जा रहा है ये उसको लूटने के लिए लगाया जा रहा है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से फुल कोर्ट से होते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हर कोर्ट में ऐसा प्लानिंग की जा रही है। मैंने आपको कहा ना डिसेंटिंग नोट क्या होता है कि 9 लोग बैठे, उन्हें कहा जी इस एक जज के ऊपर आप वोटिंग करिए, जज पसंद है, उसमें से कम 6 बंदे कहते हैं भाई हमें पसंद है, 3 कह नहीं है, 9 के 9 कहते नहीं ये बड़ा जबरदस्त नंबर, दूसरा नाम आया इसके ऊपर 9 ने कहा ये जबरदस्त। सो 9 लोग जो एक साइड में बैठे थे उन 9 जजेस के ऊपर बिल्कुल 100% एग्री थे। ऐसे लगता था एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट आज से हफ्ता 10 पहले किसी सिस्टम ने बैठ के बनवाया जिस पे एग्री करा, तुम्हारा भी डाल देते हैं, तुम्हारा भी डाल देते हैं, तुम भी राजी, सारे के सारे राजी सिवाय 2 लोगों के जो कि एंटी बैठे थे, इसमें बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर। सो हमारे बैठने से या एतराज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट सिंबॉलिकली दुनिया को तो पता चल जाए ये प्रोसेस एक ढकोसला है, एक ड्रामा किया जा रहा है। और अब यकीन करें, मैं तो आज के बाद सोचता हूं कि जब ये 10-15 साल बाद यही लोग जाके सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनेंगे तो मेरी तकदीर के फैसले, इस कौम के फैसले वो लोग करेंगे जिसके ऊपर मुझे आज एतराज है। 10-12-15 साल बाद ये मुझे उस वक्त मेरी फांसी का मुकदमा आएगा या अल्लाह माफ करे किसी का, तो वो सोचे यार ये जज है इसको किसने लगाया, मैं किस पार्टी को अप्रोच करूं, अच्छा ये फलानी पार्टी के फलान टाइम लगे, ये अब सोच आ जाएगी। बप्पी साहब, लेकिन ये तमाम जितने भी आपने इतराज़ात बताए, एक सवाल का जो बाज़ का जवाब समझ नहीं आता तारिक साहब से भी और मैं शाखावर साहब से भी चाहूँगा, 17 जज में से ही अभी आईनी बेंच बना है, जो 17 जज पहले थे वो बाहर से नहीं आया आईनी बेंच, तो उस आईनी बेंच में से वही लोग बैठे हैं जो पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे। अगर इंसाफ करना है तो इंसाफ कर सकते हैं, उनको रोका तो किसी ने नहीं है। तरीकाकार पे इतराज़ है मुझे भी, आईनी बेंच बनाने के, सियासी लोग बैठ के नहीं बना सकते। तो ये तारिक फजल साहब, एक चीज़ के ऊपर मैं कहूँगा कि उन जजेस के ऊपर वजन ज़्यादा है आप लोगों से, वो फैसला करें अगर वो आइन और कानून के खिलाफ। मलिक साहब, मैं पहले भी इस इशू पर बात करना चाह रहा था लेकिन आपने ज़रा थोड़ा सा वो दूसरा टॉपिक डाइवर्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे कुछ आपके प्रोग्राम में ना ऐसे मंजरकशी की जा रही है कि जनाब कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा चीज़ चल रही है, फलां चल रही है। भाई मुल्क सिस्टम के तहत ही चलता है ना, जो अमेंडमेंट है वो भी एक सिस्टम के तहत होती है, आइन के तहत होती है। मैंने आपको बताया कि 18वीं तरमीम में आपने पार्लियामेंट को इख्तियार दिया, जिसकी माजरत से आप भी कह रहे हैं कि सियासी लोग जजेस की तैनाती करें। सियासी लोग नहीं, पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट में सियासी लोग बैठते हैं, हम पार्लियामेंट की बात करते हैं। वो इख्तियार जिस तरीके से छीना गया पार्लियामेंट से, वो जस्टिस इफ्तिखार साहब के टाइम पे उन्होंने यहाँ पे पिस्तौल रख के उन्होंने कहा जब ये अगर चीज़ें नहीं करोगे तो मैं सारी तरमीम उड़ा दूंगा। आपने डर के उस वक्त सरेंडर किया था, डरना नहीं चाहिए था। चले, नहीं डरना चाहिए था, डर गए, इख्तियार सरेंडर कर दिया, वापस लिया है। आज भी जनाब आप हमें आधे बना रहे हैं। अब आपने अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी मेरे भाई कह रहे हैं, मिफ्ता साहब, मैं प्यार से इन्हें सेठ साहब कहता हूँ, सेठ साहब अभी ये कह रहे हैं कि जनाब 2 बंदे तो तुम्हारे डाल लेते हैं, 2 तुम्हारे डाल लेते हैं। ओ भाई ये किटी पार्टी है, कोई कमेटी डालनी है कि यार 2 तुम्हारी डाल लेते हैं, 2 मेरी डाल लेते हैं। मुझे बताएं एतराज़ किस चीज़ के ऊपर है। सेनेटर साहब भी मेरे भाई हैं, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया जनाब, वो वॉकआउट करके, वैसे माजरत से मैं आपको बताऊं, उन्होंने वॉकआउट बाहर निकल के कहा है कि हमने पार्टी की हिदायत पे किया है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का आप हिस्सा हैं, डायरेक्शन इमरान खान से आप जेल से लेके आते हैं, तो क्या मतलब आप कठपुतली हैं? आपके आने का फ़ायदा क्या है? वहाँ पे पार्टी ने कह दिया बाहर निकल जाओ, बाहर निकल गए। भाई वहाँ बैठ के अपना किरदार अदा करें। आखिरी बात, जो बार बार ये तासुर दे रहे हैं जनाब अपने बंदे फलां बंदे, भाई मैं पहले आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि 3 जजेस वो हैं इस्लामाबाद समेत जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, सीनियर 3 जज हैं, उनको लगाना भी जुर्म है। अगर तो हमने वहाँ को जूनियर मोस्ट जज लगाया हो ना तो फिर तो आप एतराज़ करेंगे, हाँ जी यहाँ पे तो सीनियर मोस्ट तो चीफ जस्टिस था, आपने क्या किया है? सिंध में भी दोनों सीनियर मोस्ट हैं, उससे भी एतराज़ है। केपी को बता चुका हूँ जी, चीफ जस्टिस आए हैं केपी, बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस। इस्लामाबाद के हमारे चीफ जस्टिस साहब प्रमोट हुए हैं। और इस्लामाबाद में आएंगे कौन? नई लिस्ट या पुरानी लिस्ट? अच्छा, इसमें भी जो वैसे शाह साहब ने बात कर दी है, लेकिन एक जो नुकता है ना,
जो रिप्रेजेंटेशन फाइल हुई है सीनियरिटी लिस्ट के हवाले से, उसमें सिर्फ ये है कि हलफ न्या उठाएं या हलफ न्या ना उठाएं। सर मैं आपको आखिरी बात representation पे भी है, अपडेट कर दूं। जो हाई कोर्ट इससे पहले बनी थी, क्योंकि मैं तो आप इधर गई है ना, हाई कोर्ट जब शुरू में इस्लामाबाद में बनी थी पीपल्स पार्टी के दौर में, उस वक्त ये सारे जज कहाँ से आए थे? केपी से, बलोचिस्तान से, पंजाब से, सिंध से नहीं आए, मुझे आप बताएं। अच्छा, अब अगर आ गए हैं तो कोई नया काम हो रिप्रेजेंटेशन गया के है। ऊपर ये जो सवाल उठ रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन थी, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी और जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, इनकी रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद कर दी गई है। 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार है। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार हैं। ये न्यूज़ अपडेट है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन पर फैसला जारी कर दिया है और जस्टिस सरफराज डोगर 2015 में बतौर हाई कोर्ट जज हल्फ उठाया। ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा है और जजेस की तैनाती और ट्रांसफ़र में फ़र्क है, दोनों दो मुख्तलिफ बातें हैं। ये सर शाह खाबर साहब, ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एंड डिटरमिनेशन रिजल्ट ये है जी। ठीक है, वो तो चूंकि उन्होंने सीनियरिटी लिस्ट तो पहले से जारी की है, उसकी फिर उन्होंने सीनियरिटी justification लिस्ट तो दी। बरकरार रही ना। नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो उनकी रिप्रेजेंटेशन अभी पेंडिंग है। ये रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ही फैसला मुस्तरद कर दिया उन्होंने। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले जो उनका ऑर्डर है। नहीं नहीं, देखिए वो उसमें फ़र्क है, क्योंकि वो तो उन्हीं की सीनियरिटी लिस्ट को उन्होंने चैलेंज किया होता। पहली रिप्रेजेंटेशन उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को की थी, अब उन्होंने कर दिया, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी इसको चैलेंज किया हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में किया हुआ है। अब उसमें मेरे ज़ाती राय ये है कि इससे पहले भी जो सीनियरिटी के इशू उठे थे, जस्टिस फ़ारिक इरफान खान साहब जो थे, उनकी और कुछ जजेस की अपॉइंटमेंट हुई थी, उसको फिर जुडिशल साइड पे सुना गया था। वो अलग बात है कि बाद में वो इन्फ्रक्चस हो गया। मेरा ख्याल है कि ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो अभी ज़ेर गौर है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन को क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। क्या उसको चीफ जस्टिस अपनी विजडम में डिसाइड करें या उसको जुडिशल साइड पे ले जाए, तो वो बहरहाल वो सर जो काम डिटर्मिनेशन जस्टिस हो इफ्तिखार जाएगी। चौधरी और जस्टिस साकिब निसार कर रहे थे, या बाद में अभी वो रिसेंटली जो पीटीआई की तरफ बहुत जिनका टिल्ट था, वो भी कोई इंसाफ नहीं था, बंदयाल साहब। लेकिन अभी भी जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के साथ और हमने हाई कोर्ट के साथ कर दिया, हमने उनका गला ही घोंट देखिए, दिया। मैं आपको एक बात बताऊं कि इस वक्त जहां तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ताल्लुक है, जस्टिस एजे अफरीदी, मैं आपको बताऊं कि ही गोज बाय द बुक। वो आइन, कानून और रूल्स रेगुलेशन से बाहर नहीं जाते। शाह खावर साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, अपी साहब और जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।